स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। हिमाचल के बाद, कर्नाटक में हार के बाद बीजेपी के लिए जो अगले 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, खास करके जो उत्तर भारत के राज्य हैं जिसमें कि राजस्थान जहां पर बीजेपी विपक्ष में है, छत्तीसगढ़ जहां पर बीजेपी विपक्ष में है, मध्य प्रदेश जहां पे बीजेपी सत्ता में है, काफ़ी क्रूशियल हैं। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी का जो लीडरशिप है वो कर्नाटक में हार की जो ढेर सारी वजहें थी, जिसमें कि लीडरशिप क्राइसिस, एंटी इनकम्बेंसी, इन फाइटिंग, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ी का होना, इन सारी जो गलतियां हैं उन गलतियों से सीख लेकर क्या इन 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीत की तरफ बढ़ सकती है? और बीजेपी के लिए रास्ता क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है? बीजेपी इन गलतियों से सीखकर किस तरह से आगे बढ़ सकती है, या फिर बीजेपी उन्हीं गलतियों को फिर इन राज्यों में रिपीट करते हुए दिख रही है? तो प्योर पॉलिटिक्स में बात इन 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव और कर्नाटक की गलती से सीख लेने की क्या क्या वजह हैं, क्या क्या सीख सकती है बीजेपी। तो शुरुआत करते हैं 3 राज्यों के 3 ऐसे इंसिडेंट से। राजस्थान में पिछले दिनों आपने देखा होगा कि अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे पर एक आरोप लगाया। उससे पहले सचिन पायलट ने वसुंधरा राजे सिंधिया पर एक आरोप लगाया। सचिन पायलट ने ये अशोक गहलोत पे एक तरह से अशोक गहलोत को घेरने के लिए कहा कि वसुंधरा राजे के खिलाफ जो करप्शन के ढेर सारे चार्जेस थे, अशोक गहलोत ने इसलिए प्रोब नहीं किए क्योंकि दोनों में सेटिंग है, दोनों मिले हुए हैं। तो सचिन पायलट वैसे तो अशोक गहलोत को घेर रहे थे, लेकिन उसकी वजह से वसुंधरा राजे सिंधिया की भी किरकिरी हुई। वसुंधरा राजे सिंधिया वैसे राजस्थान में बीजेपी की चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और वहाँ की कद्दावर नेता रही हैं। लेकिन उस घटना के बाद बीजेपी में से सिर्फ एक जिसको कहें कि राज्यवर्धन राठौर को छोड़कर वसुंधरा राजे सिंधिया के डिफेंस में कोई नहीं उतरा। ज़्यादातर जो बीजेपी के नेता थे वो एक तरह से कन्नी काट गए। पहला इंसिडेंस राजस्थान का है, जहां पर नवंबर में चुनाव होने हैं और चूंकि बीजेपी वहां पे विपक्ष में है, तो जिन राज्यों में अगर बीजेपी विपक्ष में होती है वहां पर सत्ता की जो गारंटी है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि बीजेपी एग्रेसिव विपक्ष की भूमिका निभाती रही है। दूसरा उदाहरण छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ में थोड़े दिन पहले बीजेपी के कद्दावर ट्राइबल नेता नंद कुमार साय ने पार्टी छोड़ दी। उन्होंने आरोप ये लगाया कि बीजेपी में ट्राइबलों की उपेक्षा होती रही है और उनका मुख्यमंत्री के दावेदार होने के बावजूद 2003 में रमन सिंह को चुना गया था और बाद में उन्हें ड्यू जो जगह होती है पार्टी में वो नहीं मिला। नंद कुमार साय वैसे तो आज की तारीख में बीजेपी में हाशिए पर थे, लेकिन एक पुराने नेता छत्तीसगढ़ में रहे आदिवासियों के ट्राइबल के बीच में, और जिस तरह से बस्तर के रीजन में बीजेपी का सफाया हुआ है पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में, तो बीजेपी के लिए लाजमी था कि वो नंद कुमार साय जैसे जायंट लीडर को, जो कि न केवल मध्य प्रदेश में जब दोनों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ यूनाइटेड थी तो वहाँ के अध्यक्ष रहे हैं, बल्कि अपोजिशन लीडर रहे हैं, इसके अलावा ढेर सारे पदों पर रहे हैं। तीसरा उदाहरण मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में पिछले हफ्ते बीजेपी की जो स्टेट लेवल की कार्य समिति होती है उसकी बैठक हुई। उस बैठक में कैलाश विजयवर्गीय और अजय जाम्वाल, जो बीजेपी के रीजनल सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं एक तरह से, और कैलाश विजयवर्गीय जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, इन सब ने बीजेपी की उस मीटिंग में ये कहा कि बीजेपी को कर्नाटक की हार के बाद में सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं और सरकार के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट है। जो कार्यकर्ता हैं डीमोटिवेटेड हैं, उनमें उत्साह का संचार नहीं है, उनको लगता है ये अपनी सरकार नहीं है, और शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों पर यानी कि ब्यूरोक्रेट्स पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। दूसरा, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल कमियों की तरफ भी इशारा किया कि किस तरह से बीजेपी का जो काडर है, जो कार्यकर्ता कहते हैं या बूथ प्रमुख कहते हैं, बूथ अध्यक्ष जो होता है, पन्ना प्रमुख होता है, ये सब पेपर पे तो बहुत मजबूत हैं, यानी कि बीजेपी एज ए ऑर्गेनाइजेशन पेपर पे तो बहुत स्ट्रांग दिखती है, लेकिन जमीन पर कार्यकर्ता, जब कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें कार्यकर्ता दिखते नहीं हैं। तो यानी कि डिस्कनेक्ट, डीमोटिवेशन और ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेस की तरफ इशारा किया गया। इससे पहले एक और घटना हुई, जो कैलाश जोशी के बेटे, यानी कि कैलाश जोशी, वही कैलाश जोशी जो बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री थे जनता पार्टी के दौर में, उनके बेटे ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। 2 दिन पहले एक और बीजेपी के पूर्व विधायक ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। तो इन सब घटनाओं से, 3 राज्यों की 3 घटनाओं से हमें सीख क्या मिलती है? सीख पहली ये मिलती है, जो बीजेपी को
आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी इन तीनों राज्यों को फिर से जीतना चाहती है, जिसमें कि 2018 में बीजेपी 2 राज्यों को गंवा चुकी है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को, वहां पर अशोक गहलोत सत्ता में काबिज हो गए, उसके बाद छत्तीसगढ़ में रमन सिंह सत्ता से बाहर हो गए, मध्य प्रदेश में सरकार बचा ली गई, ऑपरेशन कमल हुआ और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान की फिर से वापसी हुई। लेकिन तीनों राज्यों में जो बीजेपी के पक्ष में बात जाती है और जो विपक्ष में जाती है, उसका हम अगर एनालिसिस करें, तीनों राज्यों में कांग्रेस का संगठन मजबूत है। जैसा कि कर्नाटक में कांग्रेस का संगठन मजबूत था, सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार एक मजबूत कड़ी के रूप में उन्होंने काम किया। इन तीनों राज्यों में अशोक गहलोत हो या फिर कमलनाथ हो या फिर वहाँ पर भूपेश बघेल हो, इन तीनों राज्यों में कांग्रेस का संगठन कमज़ोर नहीं है, जैसा कि गुजरात में था या फिर दूसरे राज्यों में कांग्रेस की जहाँ पर पीटती रही है कांग्रेस, वहाँ पर कांग्रेस का संगठन काफ़ी कमज़ोर रहा है। यहाँ पर कांग्रेस का संगठन मजबूत है और वो बीजेपी को टक्कर दे सकता है। तो अब रास्ता क्या है? बीजेपी अगर इन तीनों राज्यों में जीतना चाहती है नवंबर के विधानसभा चुनाव में, तो वे फॉरवर्ड क्या है और बीजेपी क्या गलतियां कर रही है इन तीनों राज्यों में? बीजेपी को 4 फैक्टर पे ध्यान देना है। वो 4 फैक्टर क्या हैं? सबसे पहला फैक्टर जो है मैसेजिंग, यानी कि जो नैरेटिव किसी भी चुनाव में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आप अगर देखें, मैं इसको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूं कि राजस्थान में बीजेपी विपक्ष में है और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी विपक्ष में है, अपोजिशन में है। लेकिन अगर आप देखें कि जब सुषमा स्वराज लोकसभा में विपक्ष की नेता थी और अरुण जेटली राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे, मनमोहन सिंह की सरकार थी, और वो जो दौर था यानी कि 2009 से 2014 का जो दौर था संसद का, वो किसी भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो अपोजिशन की पार्टियां होती हैं और किस तरह से अपोजिशन पार्टी को बिहेव करना चाहिए, उसके लिए टेक्स्ट बुक केस है। सुषमा स्वराज लोकसभा में और अरुण जेटली राज्यसभा में, इन दोनों ने मिलकर मनमोहन सिंह की सरकार को जितना डिस्क्रेडिट किया होगा, चाहे वो 2G स्कैम हो, चाहे कॉमनवेल्थ के स्कैम हो, चाहे वो कोयला घोटाला हो, हर दिन अब सरकार को दोनों नेता बैकफुट पे रहते थे। न केवल उन्होंने मीडिया के जरिए बल्कि लोकसभा की जो प्रश्नकाल, 0 आवर, इसके जरिए सरकार की कमियों को उजागर करते हुए उन्होंने पार्लियामेंट को एक तरह से नॉन फंक्शनल बना दिया था। दो नेताओं ने मिलकर, दोनों की जो जोड़ी थी वो इतनी अच्छी जोड़ी थी। ये अलग बात है कि दोनों के बीच में बहुत अच्छी केमिस्ट्री नहीं थी, लेकिन पार्लियामेंट में जो केमिस्ट्री थी उसने नरेंद्र मोदी के लिए रास्ता आसान कर दिया था, क्योंकि मनमोहन सिंह की सरकार डिस्क्रेडिट हो चुकी थी और नरेंद्र मोदी गुजरात से दिल्ली की तरफ वो मूव करने वाले थे, तो उनके लिए बहुत आसान हो गया था एक डिस्क्रेडिट की हुई सरकार पे अपने इलेक्शन टेम्पो को बिल्ड करना। और उसके बाद नरेंद्र मोदी का 2014 में पदार्पण होता है। वो एस्पिरेशनल सरकार की जो आकांक्षाएं हैं उसको जनता के सामने बेचते हैं और इस तरह से बीजेपी की सरकार बनती है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। अब बीजेपी जो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लैग कर रही है वो इसी मुद्दे को कर रही है। अपोजिशन के रूप में जो बीजेपी की एग्रेसिवनेस थी, जो आक्रामकता थी, वो कहीं ना कहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी खो चुकी है, या फिर उसमें वो एनर्जी आ नहीं रही है जो बीजेपी की यूएसपी रही है। अरुण जेटली कहा करते थे एक जमाने में कि बीजेपी, और आडवाणी भी कहते थे कि बीजेपी एक तरह से तो अपोजिशन की पार्टी रही है, क्योंकि 50 सालों के इतिहास में बीजेपी बहुत, अटल जी की सरकार को छोड़ दिया जाए या फिर जनता पार्टी की सरकार को छोड़ दिया जाए जिसमें वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी मंत्री थे, तो बीजेपी विपक्ष की पार्टी थी और बीजेपी अपोजिशन की पॉलिटिक्स को इतना बढ़िया ढंग से करती थी कि सत्ता पक्ष के लिए मुश्किलें खड़ा कर देती थी। लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी अपोजिशन की पार्टी दिख नहीं रही है। तो पहला जो मुद्दा है कि बीजेपी को अपना नैरेटिव ठीक करना है। राजस्थान में अशोक गहलोत, सचिन पायलट के बीच में ट्यूनिंग खराब है, उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, करप्शन के चार्जेस हैं। जो कांग्रेस ने कर्नाटक में बीजेपी के ऊपर 40% सरकार का लेवल चिपका दिया, बीजेपी ये राजस्थान में आसानी से कर सकती है, लेकिन बीजेपी ऐसा कर नहीं रही है। जो नेताओं के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, उसका फायदा बीजेपी राजस्थान में नहीं उठा रही है। वैसी ही कहानी छत्तीसगढ़ में है, जहां पर बीजेपी न करप्शन के मुद्दे पर न दूसरे मुद्दे पर
उस तरह से अपोजिशन का जो एक मोमेंटम होता है उसको बिल्ड कर पाई है। तो सबसे पहला काम जो बीजेपी को करने की जरूरत है वो नैरेटिव मैसेजिंग की जरूरत है कि वो एक सही मैसेजिंग और सही नैरेटिव और वो भी एक सही मुद्दे पर खड़ा करे, न कि वो डबल इंजन की सरकार और केंद्र सरकार की जो स्कीम है उसको बेचने में अपना वक्त जाया करे। क्योंकि केंद्र का चुनाव अलग होता है, राज्यों का चुनाव अलग होता है, तो इसलिए जो स्टेट गवर्नमेंट की नाकामियां हैं उस पे बीजेपी का कैंपेन बिल्ड होना चाहिए, जो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी कर सकती है। दूसरी जो कमी बीजेपी इन तीनों राज्यों में कर रही है, जो कि कर्नाटक में भी बीजेपी ने किया, वो था कि जो अपनी लोकल लीडरशिप है उस पर ट्रस्ट करना। अब लोकल लीडरशिप में आप देखिए कि वसुंधरा राजे सिंधिया, जिनको कि राजस्थान में बीजेपी ने एक तरह से किनारे कर रखा है, वो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं, लेकिन पार्टी की जो डे टू डे अफेयर्स हैं, जो कार्यक्रम हैं, उसमें उनकी नदारगी यानी कि वो नदारत रहती हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया की उम्र इस समय 70 साल है। नरेंद्र मोदी उनसे 2 साल बड़े हैं। नरेंद्र मोदी की उम्र 72 साल है और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी नरेंद्र मोदी चेहरा होंगे, यानी कि वो 2029 तक की पारी के लिए नरेंद्र मोदी अपने को दावेदार मानते हैं या फिट मानते हैं। तो फिर वसुंधरा राजे सिंधिया को 70 साल की उम्र में आप किनारे क्यों कर रहे हैं, आप रिटायर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राजस्थान में अभी भी अगर देखें आप, जो बीजेपी की अगर पुरानी लीडरशिप को देखें, एक जमाने में भैरव सिंह शेखावत थे जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता थे। बीजेपी ने उनके जरिए सत्ता में वापसी की। उसके बाद वसुंधरा राजे सिंधिया आई। वसुंधरा राजे सिंधिया 2 बार की 2 टर्म की मुख्यमंत्री रही हैं और अब भी एक क्रॉस राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया की पहुंच है, रीच है, वो सारे नेताओं में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। आप चाहे शेखावत को ले लें या फिर आप जो नए अध्यक्ष सीपी जोशी बनाए गए हैं या सतीश पूनिया को ले लें, इन सबसे ज़्यादा पॉपुलरिटी वसुंधरा राजे सिंधिया की है। तो अगर जब नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी अटैक करते हैं और राहुल गांधी की सदस्यता चली जाती है तो पूरी बीजेपी यूनाइट हो जाती है, जिसमें कि पन्ना प्रमुख से लेकर सांसद, एमपी, मिनिस्टर सब राहुल गांधी पर अटैक करने के लिए पूरी एक कैंपेन छिड़ जाती है। तो जब वसुंधरा राजे पर सिंधिया पर हमला अशोक गहलोत करते हैं या सचिन पायलट करते हैं तो पूरी बीजेपी राजस्थान में यूनाइट होकर एक टीम के रूप में क्यों नहीं दिखती है? तो यानी कि जो लीडरशिप के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो अलग अलग गुट हैं और जो सबसे क्रेडिबल लीडरशिप है, उसको जब तक आप बैक नहीं करेंगे, उसमें जब तक ट्रस्ट आप रिपोज नहीं करेंगे, तो शायद चुनाव जीतना मुश्किल होगा। वैसे ही छत्तीसगढ़ में देखें कि रमन सिंह 70 साल की उम्र के हैं। बीजेपी ने पिछले सालों में कई तरह की लीडरशिप को वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें कि धर्मपाल कौशिक से लेकर अरुण साव से लेकर तमाम नए तरह के लीडरशिप को मौका दिया गया, लेकिन वो सारी लीडरशिप रमन सिंह का अभी मुकाबला नहीं कर सकती। और रमन सिंह के पास अभी भी उम्र के कई साल पड़े हुए हैं, जिसमें कि अगर सिद्धरमैया को 75 साल की उम्र में कांग्रेस कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर बना सकती है, तो आप रमन सिंह को 70 साल की उम्र में वहाँ पर एज ए चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट क्यों नहीं प्रोजेक्ट कर सकते, या उनकी लीडरशिप में आप वहां की फाइट को क्यों नहीं लड़ सकते? तीसरा जो फैक्टर बीजेपी को ध्यान देने वाली है कि अपनी जो लोकल लीडरशिप है उसमें ट्रस्ट करने के अलावा, मैसेजिंग सही करने के अलावा, जो तीसरा फैक्टर है कि आप एम्बिग्विटी यानी कि स्टेट में कौन लीडरशिप है उसके ऊपर बहुत पहले जनता को पता होना चाहिए। कर्नाटक में बीजेपी ने गलती क्या की? कर्नाटक में बोम्मई मुख्यमंत्री थे, लेकिन जनता को यह नहीं पता था कि बोम्मई अगले मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे। बोम्मई मुख्यमंत्री हैं लेकिन उनकी कोई सुनता नहीं था। वहाँ पे येदियुरप्पा, बीएल संतोष, बोम्मई जैसे कई सारे स्टेक होल्डर थे। आप देखें कि हाल के दिनों में अगर आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को स्टडी करें, उसका अध्ययन करें, तो जनता अपने राज्य में एक डिसिसिव लीडरशिप, एक निर्णायक नेतृत्व चाहती है। भले पार्टी में उसका क्या वजूद हो, लेकिन जनता को लगता है कि उसके दुख दर्द में एक ऐसा लीडरशिप हो कि जो कि डिसिसिव हो। नरेंद्र मोदी की कामयाबी के पीछे भी यही फैक्टर है कि वो डिसिसिव दिखते हैं, वो निर्णायक दिखते हैं कि वो किसी भी फैसले को, चाहे डिमोनेटाइजेशन हो, जो फैसला बुमरैंग कर गया, लेकिन उसको भी उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ में इंप्लीमेंट किया और ये नैरेटिव उन्होंने बेचा कि ये तो गरीबों की भलाई के लिए है, इससे गरीब एम्पावर होंगे। तो लीडरशिप जो होनी चाहिए, जो जनता पसंद करती है, डिसिसिव लीडरशिप, वो ढुलमुल रवैये के लीडर को पसंद नहीं करती। वो देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल के दौर से जनता आगे निकल चुकी है। तो इसीलिए जिस भी स्टेट में
अगर मध्य प्रदेश का उदाहरण लें, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान 4 बार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इस समय तमाम जो बीजेपी की लीडरशिप है उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। उनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन अगर बीजेपी लीडरशिप वहाँ पे एम्बिग्यूटी रखेगा कि शिवराज सिंह चौहान अगले मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे, तो बीजेपी के लिए फिर वो वही वाली कहानी होगी जो कर्नाटक की होगी, क्योंकि जनता को ये लगता है कि वो वोट दे रही है, वो किस लीडरशिप के लिए वोट दे रही है। और बीजेपी ने ये एक्सपेरिमेंट हर राज्य में उदाहरण के तौर पे अपनाया कि भाई वो नरेंद्र मोदी के चुनाव पे नाम पर चुनाव लड़ें, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ। तो एक तरह से डिसिसिव लीडरशिप की ज़रूरत है और वो पहले से आपको अनाउंस करना पड़ेगा। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि केंद्र सरकार की योजनाएं जो हैं, जो लाभार्थी कार्ड है, वो राज्यों में सफल हुआ है, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से अपनी जो फ्रीवी स्कीम्स हैं, जो जनता के कल्याण के लिए वेलफेयर स्कीम की जो अनाउंसमेंट की है और उसको जिस तरह से रिसेल किया है, तो बीजेपी को ज़रूरत है कि आप जो कुछ भी मैनिफेस्टो में रिसेल करना चाहते हो, मैनिफेस्टो में जो जारी करना चाहते हो, उसको चुनाव के 1 हफ्ते पहले मत रिलीज करो, बल्कि उसकी घोषणा पहले करो, ताकि जनता को ये पता चले कि जो पुरानी घोषणाएं हैं, पुरानी घोषणा, चूंकि आज की तारीख में जनता बहुत ट्रांजैक्शनल है। जनता को लगता है कि अच्छा मकान तो मिल गया, उसे गैस सिलेंडर तो मिल गया, उसे टॉयलेट तो मिल गया, आगे क्या? आगे का रोड मैप दिखाने के लिए जो कुछ भी आपको घोषणाएं करनी है, जो कुछ भी जनता को बेचना है, उसकी घोषणा पहले करें, ताकि जनता तक वो जो आप पैकेज देना चाहते हैं वो जनता तक पहुंच जाए। कांग्रेस ने 1500 रुपये महीनाओं के खाते में, या फिर फ्री बस सेवा, या फिर 500 रुपये का सिलेंडर, ये कई महीने पहले अनाउंस कर दिया था। बीजेपी को थोड़ी बहुत कांग्रेस से भी सीखने की ज़रूरत है और अपनी जो बेनिफिशियरी जो स्कीम है उसको रीपैकेज करने की ज़रूरत है और उससे समय से पहले जनता के सामने पहुंचाने की ज़रूरत है। तभी इन राज्यों में बीजेपी अपनी जो पुरानी लीडरशिप है उसको नए रीपैकेज करके, री इन्वेंट करके अपनी मैसेजिंग, अपने नैरेटिव, अपने लीडरशिप को नए कलेबर में ढालकर जनता तक पहुंचा सकती है। अगर नरेंद्र मोदी की हर इलेक्शन में रीपैकेजिंग हो सकती है, 2014 का चुनाव उन्होंने एस्पिरेशनल जो आकांक्षा का चुनाव था, 2019 का चुनाव उन्होंने एक डिसिसिव लीडरशिप जो पाकिस्तान को भी सबक सिखा सकता है और वेलफेयर का जो गरीबों का जो मसीहा है, इस रीपैकेजिंग के आधार पर लड़ा, तो वसुंधरा राजे सिंधिया, रमन सिंह और शिवराज सिंह चौहान की रीपैकेजिंग क्यों नहीं हो सकती है? ये सारे सवाल बीजेपी को सोचने हैं और बीजेपी इनमें से रास्ता निकालकर आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को टक्कर दे सकती है, कांग्रेस को पटकनी दे सकती है। शंकर रमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।